औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में आपका मेज़बान होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी हाजिर खिदमत है। आज मैं जिस टॉपिक पर अपने पैनल से बात करूंगा वो एक इंतहाई अहम टॉपिक है। उर्फ़ आम में इसे हम मैदा कहते हैं। मैदा क्या है, इंसानी जिस्म में मैदा क्या रोल अदा करता है और मैदा की क्या क्या इमराज हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और होम्योपैथिक अद्वियात से मैदा के इमराज का हम कैसे इलाज करते हैं। आज के मेरे पैनल में मोहतरम डॉक्टर अकील जावेद साहब, सेक्रेटरी जनरल सीवेज पाकिस्तान, और उनके साथ मोहतरम डॉक्टर बिलाल संधू साहब, लीडर हैं सीवेज पाकिस्तान के। ये पाकिस्तान के सीनियर तरीन डॉक्टर हैं और गुज़श्ता 3 दहाइयों से होम्योपैथिक अद्वियात से मैदा और इंसानी जिस्म की दूसरी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। तो मैं चलता हूं अपने पैनल की तरफ और पूछते हैं कि मैदा क्या है, इसके इमराज क्या हैं और इनका इलाज कैसा है, इनका तदारक क्या हो सकता है, क्या होम्योपैथी कितनी इफ़ेक्टिव है। तो सबसे पहले मैं आता हूं डॉक्टर वकील साहब की तरफ। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप दोनों साहबान आज बारिश में तशरीफ़ लाए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मैदा, स्टोमिक। मैं मोहतरम वकील साहब, आपसे मेरा सवाल है कि ये मैदा क्या है, इंसानी जिस्म में मैदे का क्या रोल है, इस पे ज़रा मेरे नाजरीन को डिटेल से रोशनी डालें। जी, मैदा जिसे हम इंग्लिश में स्टमक कहते हैं, ये बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन है। अच्छा, इसका जो बेसिक फंक्शन है, अगर मैं 2 लाइन में करूँ, वो है टू डाइजेस्ट द फूड, कि जो भी खुराक आप खाएंगे उस पर जो मेजर वर्क करना है वो मैदे ने करना है। इसका ये मतलब नहीं है, ये बेसिकली निज़ाम का बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारा काम मैदे ने करना है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये राइट इस मुंह से स्टार्ट होता है और ये इस मुंह के हो मतलब दांतों से सेकंड पार्ट आ गया। दांतों जो ग़िज़ा हम कहते हैं ना कि चबा के खाएं, तो उसका मकसद डॉक्टर साहब यही होता है कि मैदे को कम से कम उस पर काम करना पड़े, क्योंकि आगे जाके मैदे ने ग्राइंडिंग का काम करना है या उसको छोटे छोटे पीसेस में उसको उसने बदलना है। तो मेरे नाजरीन के लिए एक मैसेज है कि जो भी ग़िज़ा आप खाएं उसको दांतों से दबा कर चबाएं, खूब चबा के उसको चूर चूर करने के बाद मैदे को भेजें। इसमें मैं कतई कलमी माफ के जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि एक लुकमा जो आप अपने मुंह में डालते हैं, कम अज कम 25 टाइम उसको अपने चबाना है, कमोबेश 25 टाइम चबा के फिर आपने मैदे में डालना है। जी आप डॉक्टर। बजा फरमा रहे हैं। वैसे इसकी टाइमिंग का तो मुझे नहीं पता और मैं इस पे ये ज़रूर 25 रिसर्च टाइम करूंगा, माहिरीन के। लेकिन इसको मैक्सिमम आप जितना चबा लेंगे दांतों से होते हुए, ये फिर गले की तरफ, फिर ओसोफेगस एक ट्यूब है उससे होते हुए ये जाती है मैदे की तरफ। यहाँ पे मेजर काम जो मैदे का, अगर आप बड़े बड़े टुकड़ों में भेजेंगे तो मैदा आपका परेशान हो जाएगा। एक कमज़ोर मैदा शायद उसको डाइजेस्ट ना कर पाए, तो अगर वो डाइजेस्ट ना, मैदे का काम क्या होता है, उस खुराक में से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना और फिर जो फुजला है वो मैदे से, यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत से होते हुए वो उसके अखराज, एनल एरिया से अखराज। तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, फिर टीथ, ओसोफेगल कैनाल, और फिर आगे मैदे के स्टमक की तरफ, और फिर मतलब आगे मकद की तरफ या एनएस की तरफ जाने के बाद इसको, यानी कि वॉशरूम तक का किरदार जो अदा करता है वो ये एक निज़ाम का हिस्सा है। और इसमें मेजर पार्ट मैदे का है। खुराक दबा के चबाएं, अच्छी तरह चबाएं, 25 क्या, मैं तो कहता हूँ 50 दफ़ा इसको चबाएं, ताकि मैदे को उस पर वर्क। मैदे आप ऐसे ही समझ लें कि एक मशीन है, एक ग्राइंडिंग मशीन है, जिस तरह आप जूसर मतलब कोई एक्सट्रैक्ट करते हैं या कोई धनिया वगैरह पीसते हैं किसी मशीन में, तो बड़े बड़े पीस होंगे तो उसमें बाज़ वक़्त मशीन ख़राब भी होती है। तो यही हाल मैदे का। तो इसको कम से कम जहमत दें, क्योंकि आपने सुना होगा कि अगर आपका मैदा ठीक है तो आप ठीक हैं, और मैदा अगर ख़राब है तो 100 बीमारियों की जड़ मैदे से ही स्टार्ट होती है। उसकी वजह है कि मैदे को मुख्तलिफ एंजाइम यहाँ जिगर से भी मिल रहे होते हैं, फिर गाल ब्लेडर से मिल रहे होते हैं, उन सब को इकट्ठा करके उसका कंपाउंड बना के फिर इसको, इस पर वर्क करना मैदे का ही काम है। तो अपने मैदे को फिट रखें, पहले तो ग़िज़ा से कील खाएं ही ना, ताकि मैदे को प्रॉब्लम ना हो। तो ये है जी एक निज़ाम इसको। जी, तो डॉक्टर बिलाल संधू साहब, ये मैदे को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है?
कि मैदा फिट रहे और ये अपना काम सरअंजाम देता रहे ठीक तरीके से। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमें जो भी गिजा खानी है उसको देख के भी खाना है। हाँ जी, देख के भी खाना है, वो तो पक्की बात है। अगर ऐनक नहीं लगी तो लगा के हाँ जी, मतलब देखना इसमें है क्या, ये है क्या, सही पका हुआ है या नहीं पका हुआ। पिछले दिनों आपको पता नहीं डॉक्टर साहब सही पका तो आप मजाक कह रहे हैं, लेकिन इसमें मेरा पॉइंट ये है कि एक डायबिटीज का पेशेंट है, क्या वो मीठा खा ले? नहीं, अगर वो सही पका हुआ नहीं है खाना, तो वो भी एक चेक करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब का मकसद ये है कि देख के खाना है, देख के खाना है कि ये मीठा तो नहीं है। बहरहाल जी, आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि ग़िज़ा को, जैसा कि अभी अकील साहब ने बड़ा डिटेलन फरमाया कि उसको चबा के अच्छे तरीके से 50 दफ़ा, आपने 25 दफ़ा कहा, 50 दफ़ा चबा के खाएं, क्योंकि स्टमक का काम है। जितना उसको चबाया हुआ मिलेगा, ग्राइंड किया हुआ मिलेगा खाना, जब नाली से गुजरता हुआ मैदे में जाएगा, वो बखुशी आसानी से जल्दी से अपना वर्क पूरा करके, और बाद में ज़ाहिर मैदे ने भी रेस्ट करना है, रेस्ट करेगा तो बॉडी आपकी बाकी निज़ाम आपका कंप्लीट होगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें उसके साथ अगर हम सलाद वगैरह इस्तेमाल करें, खीरा इस्तेमाल करें, क्यूकम्बर इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी हैं इस्तेमाल करें फूड के साथ। तो अभी पिछले दिनों जो ईद गुजरी, आपको पता है हमारे पास बहुत पेशेंट आए हैं, किसी ने बारबेक्यू किए हैं तो कच्चे थे, आधे किसी का ब्लड प्रेशर भी हाई हुआ है। हाँ जी, किसी खाद्य पॉलिसी बड़ी डिस्टर्ब है। हाँ जी, बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए देख के सोच के खाना चाहिए कि आया कि ये पका भी हुआ है सही या नहीं। तो बाकी जो अच्छी तरह साफ है, अच्छी तरह पका हुआ है, और क्या आपकी बॉडी को उसकी जरूरत है, कितनी जरूरत है। ये नहीं कि हमारे पास अगर खाना आया, गोश्त साल के साल खाने का मकसद ये नहीं है कि हमारे पास अगर एक साल का एक दफा खा ले, एक दफा ही खा ले, नहीं, ऐसा भी नहीं है। हमें जरूरत है 100 ग्राम की, आप 150 ग्राम खा लें, ना खाएं इससे एक्स्ट्रा, इंशाअल्लाह ताला आपका मैदा कभी खराब नहीं होगा। जैसे ही हम एक्स्ट्रा लोड डालते हैं मैदे के ऊपर, तो जाहिर है कि हम किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो जाती हैं। उसमें कॉन्स्टिपेशन भी है, गैस्ट्रिक भी है, और मुख्तलिफ अमराज इससे जन्म लेती हैं। जी तो डॉक्टर वकील साहब, अब क्योंकि आज मैदा है और ये मैदा बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको मुख्तसरन सिर्फ अपने नाजरीन की रहनुमाई के लिए बड़े सादी ज़ुबान में, आसान और सादा अल्फाज में हम बात करते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं कि जो आम इंसान को लेनी चाहिए ताकि वो इमराज मैदा से सेफ रहे? सर वैसे तो जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं सारी की सारी लेनी चाहिए, लेकिन जाहिर है सेहत को देखते हुए और आप डॉक्टर के एडवाइस, स्पेशली आफ्टर 40 इयर्स आप डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक चलते हैं। तो किस्सा मुख्तसर इसमें यही है कि जो ग़िज़ा है वो सादा तरीन होनी चाहिए। वैसे अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो दलिया के अलावा कुछ खाऊंगा ना, जिस पे कम से कम लेबर करनी पड़ती है, खिचड़ी के अलावा कुछ खाऊंगा ना। वो ग़िज़ा खाएं जो सादा से सादा और सकील ना, मतलब अब अगर आप मटन कढ़ाइयाँ मैदे के अंदर फेंकते जाएंगे तो जाहिर है उसको एक टाइम लगेगा, उसमें से उस पर काम उतना ही आप बर्डन डालेंगे। तो सादा से सादा ग़िज़ाएँ खाएं और ताकि ज़िंदगी भी आसान रहे। और अपने डॉक्टर की एडवाइस, बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा। अब डायबिटीज़ के पेशेंट को मैं कहूँ जी आप खीर खा लें तो मेरा ख्याल है मेरे लिए मुनासिब नहीं है। वो खीर मैं खा लूँ या डॉक्टर साहब खा लें, अगर उनको डायबिटीज़ नहीं है तो बड़ी सकील ग़िज़ा है, मतलब खीर है, जूद हजम है, जल्दी हजम हो जाती है। सिर्फ दही का इस्तेमाल आप करें। अब दही के यूरिक के एसिड के पेशेंट को मना कर रहे होते हैं तो वो कस्टमाइज होगा। तो जनरली एक सेहतमंद इंसान को सादा चीज़ें खाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर वो शकील और अल्लाह ताला की तमाम नेमतें भी खा लेगा कोई इशू नहीं है। और द थिंग इज दैट द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि हर चीज़ की ज्यादती, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि साल में एक ही दफ़ा गोश्त खाया, लेकिन साल जितना खा लिया तो फिर मैदा नहीं रहेगा। उसके लिए फिर हमारा काम स्टार्ट होता है, और हमारा रिज़्क भी अल्लाह ताला ने देना ही है। तो अगर बीमारी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे उससे? क्यों डॉक्टर साहब? ऐसे ही बिल्कुल ऐसी है जी, हम लोगों ने भी तो सरवाइव करना है ना जी। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम फितरत है, निज़ाम कुदरत है। मुझे इस पे ना एक वो लतीफ़ा याद आ रहा है, अलिफ नून एक बड़ा हमारे ज़माने में एक प्रोग्राम चलता है, टीवी शो हुआ करता है, नन्ना और अलन होते थे उसमें। तो वो नन्ना अलन से पूछते हैं, अलन साहब से, कि जनाब कैसी तबीयत है? कहता है बस ठीक हूँ,
तो कहता है आपको बीमार शिमार रहते हैं? कहते हैं हाँ जी रहता हूँ, इंसान हूँ, बीमार भी रहता हूँ। तो कहते हैं फिर क्या करते हैं? कहता जी फिर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। कहते हैं डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? कहते हैं क्योंकि उसने भी जीना है, उसका रिजल्ट उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, कहते हैं फिर क्या करते हैं? कहते हैं वो मुझे दवाई लिखता है। कहते हैं फिर क्या करते हैं? कहते हैं जी फिर मैं केमिस्ट के पास जाता हूँ या मेडिकल स्टोर पर जाता हूँ। कहते हैं उसके पास क्यों जाते हैं? कहते हैं मैंने दवाई खरीदनी है, उसने भी जीना है, बिल्कुल। उसका भी इसमें रिस्क होता है। तो उसके बाद कहते हैं फिर दवाई खरीदने के बाद क्या करते हैं? कहते हैं नाली में फेंक देता हूँ। कहते हैं वो क्यों? कहता जी मैंने भी जीना है। तो होम्योपैथी की तरफ आए, नेचर की तरफ आए, इंशाल्लाह आपके शफा होगी। कुव्वत हयात या वाइटल फोर्स को डेवलप करने की कोशिश करें। देखिए मैं थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। वाइटल फोर्स मजाक में मैंने बात की है, आप बीमार ही ना हो, आप प्रिवेंटिव एक्शन पे चले गए ना। मुझे पता है कि मुझे बाहर निकलने से बारिश में सर्दी लग जानी, जुकाम लग जानी, मैं क्यों निकलूं भाई? मुझे इतनी तो फिक्र होनी चाहिए। फिर डॉक्टर साहब जो हमारी फिलॉसफी ना, चूंकि हम होम्योपैथिक फॉर्म पे ये एक डिस्कशन है, इसमें वाइटल फोर्स आप अच्छी तरह समझते हैं, जिसकी उर्दू कुव्वत हयात है। हम बीमारी कहते हैं कि जब वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होती है, उसकी कमी या बेशी या उसमें कोई रखना आता है, उसकी कमी बेशी को दूर करने के लिए हम ट्रिगर करते हैं दवाइयों से। तो उसके डिसबैलेंस को जब हम बैलेंस करते हैं तो एक कुव्वत आपके जिस्म में आ जाती है, और इस कुव्वत पे तमाम फिलॉसफीज या तमाम पैथीज डिपेंड करती हैं। मिसाल के तौर पर एलोपैथिक इसको इम्यूनिटी पावर कहते हैं, या इम्यूनिटी का नाम या कुव्वत मुदाफियत कहते हैं। हम इसको कुव्वत हयात या वाइटल फोर्स कहते हैं। इसी तरह ये जो चाइनीज है वो इस फोर्स को ची का नाम देते हैं कि जी बीमारी जो वो ची की बिगाड़ का नाम है। अगर ची आपकी कमजोर है तो आपकी ची निकल जाती है, लेकिन अगर आपकी ची ठीक है, ची वो उसकी इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम वाइटल फोर्स या इम्यूनिटी पावर की बात करते हैं तो वो ची इसको कहते हैं। तो अपने अंदर वो कुव्वत हयात या वाइटल फोर्स इतना मजबूत कर दें। अच्छा, दुश्मन जब आप पे हमला करें, ये जो वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं या बीमारियां हैं, ये जब हमलावर होती हैं तो आपके जिस्म में वो कुव्वत एकदम एक्टिव होती है। वो अगर ताज़ा है, सेहतमंद है, तो आपको बीमारी नहीं लगी। और बिलीव मी, मैं ये जो कोरोना का दौर गुजरा है डॉक्टर साहब, आपके साथ एक्सपीरियंस पहले भी मैंने शेयर किया हुआ है। मेरा कोई जानने वाला पेशेंट जो कि होम्योपैथी पिछले 10 साल से इस्तेमाल कर रहा है, और मेरे ख़ानदान में कोई मेरा पेशेंट, मेरे सिबलिंग्स, मेरे कजन्स और मेरा जितना भी हल्का अहबाब है, एक बंदे को कोरोना का मसला नहीं हुआ। और डॉक्टर साहब को पता है मैं घूमता रहता हूँ, कभी पेशावर कभी इस्लामाबाद, तो मैंने एक दर नहीं छोड़ा और बिल्कुल नहीं घबराया। नो मास्क, नो प्रिवेंशन। क्यों? वाइटल फोर्स, कुव्वत हयात वो मजबूत है। अच्छा, इसकी मिसाल में जम्स होते हैं, जम्स हमला कर देते हैं, मैं समझता नहीं। सुबह सुबह आप देखेंगे बेचारे पठान अपना रिजल्ट कूड़े में से तलाश कर रहे हैं। सुबह सुबह सर्दियों में अगर आपको इत्तेफाक हो, गर्मी सर्दी सारे गर्मी सर्दी में वो कूड़े से अपना रिजल्ट ले रहे होते हैं। उसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, जम्स, कितनी चीजें हैं, लेकिन वो बीमार नहीं होते डॉक्टर साहब। वो आज आपने देखा मंडे को अगर वो काम पे है तो ट्यूसडे को भी काम पे होते हैं, उनको बीमारी नहीं आती। क्यों नहीं आती जी? उनमें अल्लाह ताला ने वो एक पावर इतनी डेवलप कर दी है। वो ऐसा नहीं कि वहाँ पे जर्म, बैक्टीरिया और ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन चूंकि उनकी वो कुव्वत हयात, वाइटल फोर्स इतनी स्ट्रांग है कि वो उसका असर नहीं लेते। तो ये सारी गेम है। सेहतमंद रहें, प्रिवेंशन एक्शन की तरफ जाएं, बजाय इसके कि बाद में हम जैसे डॉक्टरों को दिखाते रहे और हमारा रिजल्ट चलता रहे। हम दुआ करते हैं जी हमारा रिजल्ट अगर बीमार लोगों से चलता तो ना चले। मेरी दुआ है, मुझे खुशी होती है पेशेंट ठीक हो जाए। नहीं, दुआ करें कि जो भी मैदे का मरीज या कोई भी हमारे पास आए, अल्लाह उसको शिफा दे जी, हमारे हाथ से शिफा नसीब हो। लेकिन डॉक्टर साहब पेशेंट खुद अगर केयर करे ना तो वो मैदे का मर्ज लाक ही नहीं हो सकता उसको, क्योंकि जब हम ज्यादती करेंगे अपने साथ तो 100% सबसे पहले हमारा मैदा डिस्टर्ब होगा। तो ज्यादती ना करें। आजकल इतने इतने टिप्स लोगों को पता होती हैं। अपनी जुबान का कलर देखिए, जुबान को देखिए। जी बिल्कुल जी, जुबान आपके मैदे की आईना है, बेसिकली रिफ्लेक्शन है। अपने जुबान को देखें, उसका कलर अगर चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है? फिर उसका काम है कि फौरी तौर पे किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास रजू करें। क्योंकि मैं तो होम्योपैथ हूँ, तो मैं होम्योपैथी की बात करूँगा जिसके साइड इफेक्ट भी नहीं है। चाहे किसी को एच पाइलोरी है, चाहे मैदे का अल्सर है, चाहे मैदे का कोई मर्ज भी है, आप होम्योपैथी की तरफ आए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको अंदाज़ा हो जाए। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना, वो डंगे हुए आते हैं दूसरे डॉक्टर साहबान के, नाम नहीं मैं लूँगा, अच्छा नहीं लगता कि हम किसी को डिग्रेड करें। उनकी मेहरबानी से हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनका स्टमक डिस्टर्ब है, मोशन लग गई है जी, टेम्परेचर
था, हमने मेडिसिन खाई, ऐसे हो गया वैसे हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारी चंद डोजों से ही वो क्योर हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपकी जवाब में ये ऐड करता हूँ कि जब देखें ना एक स्ट्रेस लेवल होता है, उससे मैदे में पेन क्यों होती है? सेंटर आपका ये डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब मैदा, आपने कोई ऐसी चीज खाई तो नहीं है, मैदा डिस्टर्ब हो गया। होता क्या कि हार्मोन्स और ये न्यूरो जो ट्रांसमीटर्स होते हैं, इनकी कारकर्दगी बढ़ जाती है या कम हो जाती है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस या न्यूरो ट्रांसमीटर्स की डिस्टर्बेंस से वो सिग्नल जो हैं वो यहाँ आ रहे होते हैं, मैदा उस पर एक्टिव हो जाता है और वो उस पर काम करना। तो यहाँ पे एंग्जाइटी की सूरत में आपको मैदे में दर्द हो रहा था, और मैदे का ये बिल्कुल, ये जहाँ पे मेरी उंगली, ये मैदे का सेंटर, यहाँ पे दर्द होती है। तो अब दूसरी पैथी में मैं नाम लेता हूँ, एलोपैथिक में आप जाएंगे तो वो आपको जेंटिक वगैरह पेन किलर्स टाइप चीजें देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हमारे पास आएंगे तो हम सबसे पहले उसकी एंग्जाइटी की मेप्राजोल और राइजिक ज्यादा चलता है ना, वो उनका चलता है, ठीक है। लेकिन मेरे पास पेशेंट आएगा, मैं तो इग्नेशिया से ठीक कर दूंगा, मैं तो स्टैफिगेरिया से ठीक आप कर तो दूंगा, सिम्टम पे जाएंगे ना, मैं सिम्टम पे जाऊंगा, क्योंकि मैं नेचर के करीब तरीन हूँ, उसकी कॉज यहाँ है, इलाज मैं यहाँ का नहीं करूंगा। तो पैथोलॉजिकल चेंज पे डॉक्टर साहब हम बिलीव ही नहीं करते, आपको पता ही है। मुझे वो कहे जी खुदा ना खास्ता उसके सिबलिंग में किसी की डेथ हो गई है, उसकी वजह से उसको सर दर्द हो गया, मैं उसको इग्नेशिया दूंगा तो उसको ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो स्ट्रेस लेवल, उसका एंग्जाइटी बढ़ गई हुई है, डिसअपॉइंटेड लव है, तो मैं उसको जनाब स्टैफिगेरिया दूंगा या नेटमनोड दूंगा, तो वो एक सिंगल डोज से ठीक होगा। डिपेंड्स ऑन कि आपका डॉक्टर कितना कॉम्पिटेंट है, कितना एक्सपीरियंस है। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, आप और मैं, ये डॉक्टर साहब इस प्रोफेशन में पिछले 3 दहाइयों से, 30 साल एक बहुत बड़ी एक उम्र का हिस्सा होता है। राइट ना पूरी लाइफ दे दी है, पूरी लाइफ। राइट ना आई एम 53, तो 23 साल निकाल के 30 साल मैंने इस प्रोफेशन को दिए हैं। अच्छा, एक यहाँ पे आप लोगों से मैं गुजारिश करूँ, नाज़रीन के लिए पैगाम है। अच्छा, जब बारी आती ना एक होम्योपैथ की कंसल्टेंसी की, तो जनाब पेशेंट बड़े अजीब किस्म के तासुरात आते हैं। तो बराए करम, ये जो डॉक्टर है इसने 30 साल की एक मेहनत की हुई है, उससे पहले पढ़ा हुआ है, फिर उसका एक्सपीरियंस है। ये ज़रूर है कि उसने प्रिस्क्राइब करके मेडिसिन लिखनी है, लगता 2 मिनट ही है या 30 सेकंड ही लगते हैं, लेकिन आप उसकी 30 साल की मेहनत देखें और फिर उसने भी जीना है, तो कंसल्टेंसी देते हुए ना घबराया करें। अगर आपको अल्लाह ताला मतलब आपके हाथ में शिफा है और किसी से आपको शिफा मिली है, तो कंसल्टेंसी से ना घबराया करें। बड़े पेशेंट मैंने देखे हैं कि जब हम बताते हैं, जाहिर है हमारी कंसल्टेंसी फीस हमारी स्किल के मुताबिक है, और हर डॉक्टर अपनी, ये कोई गवर्नमेंट ने रेट नहीं इसके इशू करने होते या प्राइस नहीं रखने होते, ये हर डॉक्टर की अपनी काबिलियत के मुख्तलिफ होता है। और हम फी सबीलुल्लाह भी काम करते हैं, यतीमों बेवाओं मस्कीनों को बिल्कुल हम अपने एक बजट रखा होता है उसमें भी करते हैं। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी है, आप आए प्राडो में हैं, आप आए सिविक में हैं, और जब डॉक्टर साहब 2000 के नुस्खा आपको दें या उसकी बात कंसल्टेंसी की बात करें, तो फिर वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। बल कोई भी डॉक्टर हो, प्रोफेसर हजरात हैं, ये एलोपैथिक हजरात हैं या सर्जन हैं, जो भी हैं, जितने भी माहिर डॉक्टर हैं, इनको फीस पे ना घबराया करें। क्योंकि मुझे मुख्तलिफ फ़ोन आते हैं, सिफारिशें, जी डॉक्टर साहब अपना पेशेंट देख लीजिएगा। तो अगर पेशेंट देखते हैं हम लोग, ज़ाहिर हया भी करते हैं, लेकिन देनी चाहिए। कुछ साल पहले हम लोग इंडिया गए एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, बड़ा कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो वहाँ पे एक पंजाबी शायर थे, उन्होंने वहाँ पे एक शेर आके स्टेज पे सुनाया। उन्होंने बड़ा मज़ाहिया अंदाज था कि बड़ा मुश्किल है महंगाई दे हत्थों जीना भी, बड़ा मुश्किल है महंगाई दे हत्थों जीना भी, जेकर सब नूं सेहत हो जाए तबीबा खाना पीना किए, दवा दे के बीमारी नूं बढ़ाना साडा ही काम है। ये वहाँ पे शेर सुनाया। नहीं सर, इसमें मैं थोड़ा सा, मेरे पास एक उर्दू तो अभी ये है कि ये इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक मजाक था जो उन्होंने किया, ऐसा नहीं है कि आप परहेज इलाज से बेहतर है। तो नाजरीन, अगर आप परहेज करेंगे, जंक फूड से परहेज करेंगे और ज़ूद हज़म ग़िज़ा खाएंगे, तो इंशाल्लाह आप मैदे की अमराज से बचे रहेंगे। तो मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो अभी लेते हैं एक ब्रेक। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
जी, तो नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वक्फे से पहले मैं एक नामुनासिब सा शेर सुना रहा था, गो के ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक मज़ाक पैदा किया था उस शायर ने कि दवा दे के बीमारी नू वधाना साडा ही काम है। तो मैं अपने पैनल की तरफ जाता हूँ। तो मोहतरम डॉक्टर अकील साहब, सिलसिला जारी था कि मैदा को, स्टोमिक को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है। तो आप अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें। जी बिल्कुल जारी रखूँ। पहले गमे रोजगार पे बात कर लें। आपने पंजाबी का टाइप दिया, मैं उर्दू में देता हूँ। कहते हैं तुझसे भी दिल नशी है गम रोजगार के। डॉक्टर साहब, तुझसे भी दिल दिल नशी नशी है है गमे रोजगार। गम रोजगार के, इतना ना याद आके तुझे भूल जाए हम। हाय हाय। तो जो हमारी पहली प्रायोरिटी है, जाहिर है हमने भी जीना है। जैसा वो लहरी ने या अल्लाह ने कहा जनाब क्या करते, कहते जी दवाई फेंक देता नाली, मैंने भी जीना है। तो मजाक साथ चल रहा होता है, बिल्कुल आप लोगों ने इसको सीरियस नहीं लेना। बात ये है डॉक्टर साहब कि सवाल आप जरा रिपीट कर देंगे कि कौन कौन सी दवाई लेनी नहीं, चाहिए। इस वक्त मेरा जो सवाल मोहतरम बिलाल अच्छा संधू साहब से है ठीक है। कि आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जैसे हम शादियों पे, ब्याहों पे, होटल्स पे, फंक्शंस पे हम जाते हैं, हम कोई भी अगर हम खाना खा रहे हैं, मतलब नान है, गरम नान मांगते हैं, सालन कोई भी है, चिकन है, मटन है, बीफ है, हम उसको गरम मांगते हैं। और साथ में हम कोक जो है, ये सोडे की है बोतलें, वो हम ठंडी यख पीते हैं। इससे क्या मैदा तंदुरुस्त रहता है, क्या होता है इससे? नहीं डॉक्टर साहब, इससे मैदा क्या खाक तंदुरुस्त रहेगा, जो तंदुरुस्त होगा वो भी खराब हो जाएगा। इतदाल में रह के खाना चाहिए। इतदाल क्या है? जब किसी शादी ब्याह पे खाना खुलता है ना, तो लोग इतनी अन्नी डाल देते हैं। अन्नी डाल देते हैं, भागते हैं, किसी के कपड़े खराब कर रहे हैं, किसी का कुछ खराब कर रहे हैं। सब्र नहीं है। सब्र नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं कहता हूँ ऐसे लोग भी होते ही हैं ना माशरे में। हूँ कोई डालता है तो आप, बेहतरीन तरीका उसका ये है कि आप सलाद की तरफ चले जाएं, सलाद की प्लेट भरें, उसको खाना शुरू कर दें, जब तक दूसरे चिकन, बीफ या कोई भी आपका बुफे उतनी देर तक खाली हो चुका होता है। फिर उसके बाद आप सलाद के बाद कितनी भूख रह जाएगी, एक अगर प्लेट आप सलाद ले लेती हैं तो मेरा ख्याल है माइनस एक बाइट अब मीट की हो या चिकन की हो तो मेरा ख्याल पेट भर जाता है। इसमें मैं आपकी बात जी। को आगे बढ़ाता हूँ। मिसाल के तौर पे ऐसा है कि आप सुन्नत नबवी पे अमल करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया है, हमारी माओ को, हमारे ख़ानदानों को, हमारे बड़ों को, जो नई और नौजवान नस्ल है, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक चलाना चाहिए कि जैसा आपने किया, जैसा आपने खाया, जिस तरीके से आपने खाया। और आपका फरमान है कि पेट का एक हिस्सा, 1/3 हिस्सा आपने खाली छोड़ना है। बहुत ज़्यादा भर भर के अगर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करेंगे तो कभी भी आप मैदे के मरीज नहीं बनेंगे। नंबर 2 पे है कि एक आदमी कहीं काम गया हुआ है, हम में से कोई भी आप लगा लें, मिसाल के तौर पे बाहर गया काम पे, 8 घंटे बाद आया और उसको शदीद भूख है। वो घर आके खातून खाना से कहता है कि मुझे शदीद भूख है, खाने का बंदोबस्त करें। अब क्या है कि उस वक्त वो 3-3 4-4 रोटियां खाते हैं। हम लोग, जो हमारा कल्चर है कि बड़ी भूख लगी हुई है, खाते जाओ। लेकिन अगर वही हम में से जो भी वो फर्द है, अगर वो घर आके बड़ी सख्त इश्तहा में, भूख में खातून खाना से खाने का बोलता है, खुद वो उस वक्त वुजू करे, नमाज पढ़े, फ्रिज खोले, खीरा निकाले, उसको काटे, उसको खाए और उसकी भूख तकरीबन आधी खत्म हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगा। फिर वो खाना उतना ही खाए जो रूटीन में खाता है। क्या अच्छी बात। तो डॉक्टर साहब, मैं आप लोगों की बात को बढ़ाता हूँ। अब मजहबी बीइंग ए मुस्लिम, बड़ा अच्छा आपने बात की कि जितना खाना है उतना ही डालें। जैसे आपने एटिकेट्स और अखलाक की बात की, इसके अलावा मैं मेडिकल साइंस की बात कर लेते हैं। सामने बोतल कोल्ड ड्रिंक, पिछले दिनों एक रिसर्च रूटर्स में आई थी, 30 जून की रिसर्च है। रूटर्स का आप न्यूज़ चेक करेंगे, बरतानिया की बड़ी क्रेडिबल एजेंसी है। 1851 से ये इदारा काम कर रहा है, खबरें दे रहा है, तो मुझे तो कोई डाउट नहीं है इसके ऊपर। तो उन्होंने बताया कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है, इसमें एक स्वीटनर, एक कंपाउंड होता है, स्वीटनर के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। उसमें एस्पार्टम एक केमिकल है, वो इतना ज़्यादा है, स्वीटनर है बेसिकली, इतना ज़्यादा कि वो कैंसर
कसबा अच्छा, इसमें बंद। कैंसर के और अज्जा पाए जाते ये हैं। ये जो रिसर्च है ये WHO की तरफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, उनका जेली इदारा है जो कैंसर पे रिसर्च करता है, फिर उनको आगे उनका जेली इदारा है जो फूड मैनेजमेंट पे रिसर्च करता है। उन्होंने कहा तो बोतल तो वैसे ही कैंसर है। इसके अलावा एक चॉकलेट मार्स के नाम से एक चॉकलेट है, उसमें भी यही उन्होंने कहा जी स्वीटनर पाया जाता है तो ये कैंसर का बायस हो सकता है। तो यूरोप वाले तो दे आर गोना बैन दिस प्रोडक्ट, ये कोला टाइप प्रोडक्ट्स है, तो शायद ये बैन हो जाए। सोच रहे हैं वो सब और लोग। पाकिस्तान में हम क्या करते हैं वाली बात, खाना खुल गया जी, हाँ जी, 6 बोतलें 6 नीचे रखनी, एक हाथ में रखनी और जल्दी से आधी पी लेनी है और वहीं पे रख लेनी कि दूसरा कोई ना ले सके। तो खुदा के लिए ये नुकसानदेह है डॉक्टर साहब, बहुत नुकसानदेह है, ये मैदे के लिए कैंसर बिल्कुल का बायस है। और इसमें रिसर्च मौजूद है, सब लोगों के हाथ में मोबाइल है, अभी गूगल करें और आप चेक कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें। वो था ना कि अगर तू मेरा नहीं बनता न बन, अपने मन अपना में तो डूब बन। कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अगर तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो ये है सारी इसमें फिलॉसफी। डॉक्टर साहब ये देखें कि दूध का एक आप मग ले लें, दूध का, दूध वाइट होता है, कैल्शियम होता है उसमें बहुत ज्यादा तादाद में। आप उसमें थोड़ा सा कोक डाल दें, कलर देख लें आप, कैल्शियम का सत्यानाश विद इन फ्यू सेकेंड बेड़ा कर चेंज हो जाता है। ये इंसान का ढांचा जो है, हम लोग, हमारा अगर गोश्त पोस्ट जो है वो हड्डियों के ऊपर खड़ा हुआ है, तो हमारी हड्डियों का क्या होता होगा? हमारी हड्डियों में तो कैल्शियम नहीं है ना, तो इस वजह से लैक ऑफ कैल्शियम की बात तो फिर न्यू जनरेशन को, बच्चियों को तो खासकर ये पीनी नहीं चाहिए, मतलब बच्चों को भी नहीं पीनी चाहिए। इससे बेहतर है, आपका पीने को दिल करता है स्कंजवी पी ले, कम से कम। सर क्यों पी रहे स्कंजी में, क्यों पीनी? पानी पिए, स्कंजवी पिए, स्कंजवी चलो एक निजाम उससे जरा बेहतर हो जाता है। सर आप खराब ही ना करें निजाम, बात तो आपकी भी ठीक है, आप खराब क्यों करते हैं? वही बात तो मैं कर रहा था। लेकिन एक जो मशर की मशरूबात है वो तो एक कल्चर भी है। लग्जूरियस चीजें हैं। पानी के अल्लाह ताला ने प्राइमरी थर्स्ट है, प्राइमरी नीड है, उसको कैटर करने के लिए अल्लाह ताला ने पानी बनाया हुआ है। साफ पानी पिए, आप बीमार ही नहीं होंगे सर, आपको कभी हेपेटाइटिस नहीं होगा, आपको कभी डायरिया नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और जो लोग कोक पीने वाले हैं उनकी फैमिलीज में अगर आप झांक के देखें ना, तो डॉक्टर साहब बीमारियों के अंबार लगे हुए हैं कबल अज वक्त ब्लोग। ये व्हाइट पानी एंड ब्लैक पानी सारा ही उसमें है, सोडा सारा ही है, सारे सोडा सारे। सर अल्लाह ताला ने ऐसे एंजाइम रखे हुए हैं ना जो जिगर से मिलते हैं, जो पित्ते, ऐसे लोग कहते हैं ना पित्ता ऑपरेटर वाले, इसका कोई फंक्शन नहीं है और आज तक शायद साबित भी नहीं हो सका मेडिकल साइंस में, लेकिन इसके बहुत सारे फंक्शन है। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ गैर ज़रूरी इंसानी बॉडी में नहीं, हत्तल इम्कान कोशिश करें कि पित्ता आपका बचा रहे। ये मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम मैदे को दे रहे होते हैं जो कि डाइजेशन या निज़ाम में बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। इस तरह जिगर से बाइल्स वगैरह सब चीज़ें आ रही होती हैं, तो इन चीज़ों को ये गैर ज़रूरी नहीं है। जिगर बहुत वाइटल ऑर्गन है। इस तरह पित्ते की अपनी, वो कहते हैं कि पित्ता निकलवा दे गुस्सा नहीं आ रहा, मतलब ये सब बातें हैं। मेडिकल साइंस इसको ठीक है, कहते हैं कि पित्ता शायद रिमूव करवा लें तो वो पत्थरियाँ इतनी बन जाती हैं, डिपॉजिट इतने हो जाते हैं कि रिमूव करवाने के अलावा चारा नहीं रहता। लेकिन आप पित्ते को ख़राब ना होने दें, वही प्रिवेंटिव एक्शन की तरफ जाए, परहेज इलाज से बेहतर है, ये याद रखें। और कभी भी कोशिश करें कि पित्ता आपका रिमूव ना हो। ये मैदे को, वो केमिकल से आप सोडे की बात कर रहे हैं, अभी कोल्ड ड्रिंक की बात है कि सोडा और ये लीमू मिल रहे हैं, वो दे रहे हैं पित्ता और ये गाल ब्लैडर और आपका लीवर, सारे एंजाइम दे रहे हैं जो इंसानी जिंदगी के लिए ज़रूरी है। तो कोशिश करें अपने मैदे को सादा और प्लेन गज़ा की तरफ लेके जाए। अच्छा, एक हमारे हुक्मा हजरात या हमारे बड़े ये एक बात करते हैं कि खाने से आधा घंटा पहले पानी पी लें, उसके बाद पानी ना पिए और खाने के 1 घंटे बाद पिए। क्या इसमें क्या है रियलिटी? डॉक्टर साहब ये सुन्नत भी है, ठीक है ना, खाने से पहले पानी पी लेना। और खाने, कहते हैं ना, खाने से पहले जो पानी पिया है वो, ये भी तो सुन्नत है, खाने से पहले नमक। सर बिल्कुल सुन्नत भी है। इसके अलावा मेडिकल साइंस के भी मैं आपको, अगर आप इजाजत, मेडिकल साइंस इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैदे को, जैसे मैंने कहा, मुख्तलिफ एंजाइम, जब आप कोई मील खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है। जिगर अपना काम कर रहा है, पित्त अपना काम कर रहा है, और मैदा उसको पीसीज में कन्वर्ट कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, डाइजेस्टिव आपका ट्रैक एक्टिव हो गया है। तो उसमें अगर आप पानी घोल देंगे
उसी वक्त पिएंगे तो उस सिस्टम को डिस्टर्ब, एक नेचुरल सिस्टम ऑलरेडी वो मौजूद है। पानी उस डाइट में मिक्स नहीं होगा और वो हाँ, गैसेस की शक्ल में एक बनेगा। इंटरनल सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम और एक एक्सटर्नल सिस्टम है, ठीक है। अब इंटरनल सिस्टम एक्टिव है, आपके एंजाइम, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक एक्टिव हो गया है, बड़े बुरे, और मेडिकल साइंस भी कहती है कि खाने के आधे घंटे तक आपको नहाना भी नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि वो निज़ाम फुली एक्टिव है, उस पे आप उसको डिस्टर्ब ना करें। तो ये इट्स बेटर, मेडिकल इट्स बेटर कि इसको आप आधा घंटा पहले पानी पी लें और या आधा घंटा बाद पी लें। उसकी वजह ये है कि मैदे का जो नेचुरल निज़ाम है, नेचुरल सिस्टम है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, वो एक्टिव रहे और अपना परफॉर्मेंस लूज ना करें। ये ऐसा ही है कि आप चलती हुई गाड़ी जनाब चल रही है और उस पर पानी फेंकते जाए, इंजन अपना काम कर रहा है और उस पर पानी फेंकते जाए, ये ऐसे ही है। बड़ी अच्छी भी बात की है डॉक्टर कील साहब ने। मैं वैसे अच्छी बात ही नहीं माशाल्लाह जी, आप बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुन के। हम जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, पाकिस्तान में ये रवाज है, हम सुबह उठे, बैटी ले ली, थोड़ी देर हुई, 2 पराठे ले लिए, खाए मैदे के अंदर। अच्छा, अभी वो मैदा हजम कर रहा है, ग्राइंडर चल रहा है मैदे के अंदर, थोड़ी देर बाहर निकले तो कोई दोस्त आ गया, इधर आओ यार जरा चाय पी लेते हैं, ऊपर से ठक करके चाय मार देती है। मैदा जब पहले ही वर्क कर रहा होता है वो एकदम ठटकता है, ये क्या हुआ मेरे ऊपर से, क्या और मुसीबत किधर से, और मुसीबत कहाँ से आ गई। पहले बड़ा परेशान, इस तरीके से हम बाहर गए। वो ये बरसा वाली करता हाँ है, बरसा जब नान खाते हैं ना तो एंड में कहते हैं, जब नान फंस जाता है ना, या अल्लाह ये नान काट ये जान काट। वो बात, एक मशीन है, इसकी कैपेसिटी है यार, वो आधा किलो, 1 पाव 2 किलो की कैपेसिटी होगी, उसमें 10 किलो जब मैदा रेस्ट करने लगता है फिर कोई और दोस्त आ जाता है, चल यार हम वो खा लें, वो दही भल्ले खा लेते हैं। वो मैदा सब थोड़ा सा रेस्ट करने की कोशिश में होते हैं तो ऊपर से दही भल्ले ठक, फिर उसके ऊपर। तो ये मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि अपने खाने पीने का टाइम रखें। ये नहीं कि हर वक्त बकरी की तरह आप खाते रहें, ये भी मुनासिब नहीं है। हम इंसान, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात में पैदा किया है और हम जो हैं एतदाल से खाएं और सुन्नत के तरीके से खाएं, जैसे कि अशरफ साहब ने फरमाया। मेरा ख्याल है कि कभी किसी का मैदा डिस्टर्ब होगा ही नहीं। सही बात। ये जो कॉन्स्टिपेशन है, ये कौन कौन सी ग़िज़ाएं जो खाएं और कॉन्स्टिपेशन का लोग शिकार होते हैं? सर बहुत सारी ग़िज़ाएं, जैसा कढ़ाई मटन वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, एक्सेसिव एवरीथिंग इज वेरी बैड। नहीं, अगर आप पानी कम इस्तेमाल करते हैं, कढ़ाई लेते हैं, चबा के खाते हैं, तो फिर क्यों शिकार क्यों? देखिए कढ़ाई या मटन कढ़ाई जो है ये शकील है ना, सादा ग़िज़ा। दलिया लेंगे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आप योगर्ट लेंगे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी जो आजकल रिवाज है कि पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर, पिज्जा और ये जितने जंक फूड आप लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हैं। हो सकता है अगर मैं पिज्जा लूं या जंक फूड लूं मुझे कॉन्स्टिपेशन ना हो, उसकी वजह मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरी वाइटल फोर्स है इतनी स्ट्रांग है। दूसरा, मेरा मैदा, मेरा जिगर, मेरे गाल ब्लैडर या पित्ता, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पावरफुल है। तो मैं तो गोश्त को शायद हजम कर लूं, लेकिन डॉक्टर साहब को शायद प्रॉब्लम हो, उनका मैदा उतना। देखिए गाड़ी का एक इंजन, एक नई गाड़ी है 2000 मॉडल और एक 2015 मॉडल है, तो दोनों में फर्क होगा। आपने एक हो सकता है 2015 मॉडल गाड़ी 2000 से ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि उसकी केयर, उसकी मेंटेनेंस, उसका ऑयल, उसका फिल्टर, सारी चीजें बर वक्त चेंज हुई हैं। तो सर शकील चीजों से मैं मना नहीं कर रहा। फिर पानी, जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी जरा कम इस्तेमाल करते हैं वो लोग, चूंकि एंजाइम मैदे से नहीं मिल रहे होते, वो सिक्रेशंस, वो लुब्रिकेशन, जिस तरह एक लुब्रिकेशन ऑयल का निजाम है ना, आप उसको समझ लें कि जैसे पराठा खा लेते हैं, बड़ा हार्ड नान खा लेते हैं, वो उसको मैदे ने चबा के, मतलब उसमें ग्राइंडिंग के इशू आते हैं उसमें, और हम यहाँ से हलक से भी सीधे उतार लेते हैं। या तो खाएं, आपको चबा के खाएं, उसको इतना बारीक कर दे कि जैसे मैदे की तरफ जाए तो मैदा खुश हो कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है ये खाती तो जंक फूड है, उसके बाद सो जाते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं, वॉक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है। आप गांव में देखें, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गांव में जो सुबह सुबह लोग हल चलाने जाते हैं, वो वहां पे 3-3, 4-4 पराठे खा लेते थे, लेकिन उसके बाद वो वर्क करते थे। हमारी ये जो नई, बल्कि मैं एक दफा जब गया अपना पहाड़ी सिलसिले में किसी चेलम के फंक्शन में, तो उन लोगों का जो खाना था वो ऐसा था कि 4-4 लोग एक चारपाई पे बैठे हैं
सबसे पहले वो 10-10 रोटियां उनके पास आई हैं, वो रोटियां उन्होंने बिल्कुल वो छोटे छोटे पीस किए हैं, फिर वो शोरबा ऊपर डाला है, फिर उनको उन्होंने बिल्कुल वो मुलायम करके और वो फिर वो खाया। अच्छा, वो उस हिसाब से अगर 4 लोगों ने 20 रोटियां या 30 रोटियां खा ली हैं, वो पेड़े बना बना के खाते थे। उसके बाद वो चले गए और मैंने मेजबान से पूछा है कि ये 30-30 रोटियां खा के तो वो चले गए हैं पहाड़ों में, कहते इन्होंने घर जाकर नाश्ता फिर करना है। यानी कि वो डाइजेस्ट इजी हो जाता है, ऊपर से मशक्कत है। हमारी जो लाइफ स्टाइल है पाकिस्तानी कौम का, इसको बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। हमें सबसे वही है कि स्कूलों में असातिज़ा को, कॉलेजेस में प्रोफेसर्स को अपना रोल अदा करना है, हत्ता कि इमाम मसाजिद को भी अपना रोल अदा करना है, मजहबी पेशवाओं को भी अपना रोल अदा करना है, वालिदैन को भी अपना रोल अदा करना है, और ख़ुद जो हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा तो है, लेकिन वो अपना खुद अपने आप को बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर रखने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए एक खाने में तवाज़न, एतदाल जो है ना वो ज़रूर रखना है। दूसरा तो डॉक्टर साहब जो अगर किसी ने ख्याल अपना नहीं खुद रखना, तो फिर हम होम्योपैथ डॉक्टर हैं, हम उनकी खिदमत के लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए होम्योपैथी की बेहतरीन सी दवाइयाँ मेरे नाजरीन को बताएं। डॉक्टर साहब कॉन्स्टिपेशन में सरताज मेडिसिन है सबसे पहले, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स आती हैं। आप सिर्फ 5-7 दवाइयाँ बताएं, और फिर जो हमारे नाजरीन है वो होम्योपैथिक डॉक्टर से मशावरत और कंसल्ट करके ही वो यूज करें। बिल्कुल। नक्सवमिका, ब्रायोनिया, ओपियम, एलोमीना, प्लम्बम मेटालिकम, हाइड्रास्टस कहना है, बढ़ापे के कास्कारास करदा है। देखिए मदर टीचर में अच्छी दवाइयाँ, बड़ी अच्छी दवाइयाँ। डॉक्टर वकील साहब, ये तेजाबियत क्या है? मैदे में तेजाबियत का क्या अंसर शामिल है और इसका इलाज भी बताएं जरा जल्दी जल्दी। जी, एसिडिटी, तेजाबियत जिस तरह नाम से जाहिर है कि मैदे में जब एंजाइम की डिसबैलेंस होती है किसी गलत खुराक की वजह से, उसको तेजाबियत का नाम देते हैं। अच्छा, इसमें नाइट्रिक एसिड बड़ा अच्छा काम करती है, और पल्साटीला इवन बड़ी अच्छी मेडिसिन है। इसमें कार्बोवेज, लाइकोपोडियम, ये मेडिसिन बड़ा अच्छा काम करती है तेजाबियत को। आपको टाइम मेरा ख्याल कम है और शायद प्रोड्यूसर साहब आपको सिग्नल देते जा रहे हैं, तो मेडिसिन तो बहुत है, लेकिन अगेन के सिम्टम जिस तरह आप ओसोफेगल आपका ट्रैक अगर डिस्टर्ब है और ओसोफेगल रिफ्लेक्स आपको हो रहा है, तो उसमें जो हमारी मेडिसिन नक्सवमिका, लाइकोपोडियम, ये बड़ा अच्छा काम करती है। ठीक है, इसी तरह आप आ जाएंगे गैस्ट्रिक अल्सर में पल्साटीला अगेन बड़ी अच्छी, नक्सवमिका से डॉक्टर साहब ने बताया बड़ा अच्छा काम करती है। पैप्टिक अल्सर में नाइट्रिक एसिड अगेन सरताज, ये इस टॉपिक को इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम पे रखेंगे। टॉपिक आपने सर बड़ा रख लिया है और टाइम बड़ा लिमिटेड है, ये 40-50 मिनट, इसीलिए मैंने इसको शुरू का पहला इब्तदाई हिस्सा इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी इसी को शामिल करेंगे। जी, अभी तो काफी मेरा नाज़रीन से आप गुजारिश करें कि आए आप होम्योपैथी की तरफ, मजा आएगा आपको ट्रीटमेंट करवाने का भी और हमें ट्रीटमेंट करने का भी। लोग होम्योपैथी की तरफ आ रहे हैं, बड़ी तादाद में आ रहे हैं, ये नहीं है कि हम लोग फारिग बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ हम पेशेंट देखते हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, और आप अपनी बल्कि आने वाली नस्लों को भी होम्योपैथिक की तरफ लेके आए, एडमिशन दिलवाएं। आप मैगजीन पढ़िएगा, 14-15-9 वाला मैगजीन जो है उसमें पूरी डिटेल आई हुई है नौए वक्त के फैमिली मैगजीन में। यकीन करें कि अपनी नस्ल के ऊपर एहसान करेंगे आप उनको होम्योपैथी की तरफ लेके आए। ज़रूरी नहीं है कि आपको अब अगर MBBS में एडमिशन नहीं मिला ना, सही आए, मोस्ट वेलकम, होम्योपैथी की तरफ आए, DHMS करें, BHMS करें उसमें। जी तो नाजरीन, आज का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। मैदा चूँकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम भी अपने पैनल के साथ इसी पे बात करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम का, आज की इस गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हम सबको मिन हैज़ुल कौम हमें जंक फूड से परहेज़ करना है, एक्सरसाइज की तरफ जाना है और सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों पर खाना है। अगर हम इस तरह करेंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे और अपनी ज़िंदगी जो है वो बड़ी आसानी के साथ, खुश असलूबी के साथ गुजारेंगे। आज का प्रोग्राम को यही इख्तिताम करते हैं, तो इंशाअल्लाह इसी टॉपिक के साथ अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना, अपने गिरदोनवा का, अपने ख़ानदान का, अपने अज़ीज़ व करब का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अपनी राय से
ज़रूर नवाजिएगा। और अगर कोई मैदे का मसला हो तो होम्योपैथिक डॉक्टर से, जो क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनसे मशवरा ज़रूर कीजिएगा। हमें राय देने के लिए 0333-422-9502 पे व्हाट्सअप कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, होम्योपैथी पाइंदाबाद।